फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज हम इस वीडियो में कवक जगत के जीवों के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, कवक जगत या इसको हम कहेंगे किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई को एनसीईआरटी में 4 मुख्य क्लासों में बांटा गया है। वो क्लासें कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले फाइको माइसिटीज, देन उसके बाद में दूसरी क्लास है एस्कोमाइसिटीज, और इसके बाद तीसरी क्लास है बेसिडियो माइसिटीज, और लास्ट क्लास है आखिरी इसकी, वो है ड्यूटेरोमाइसिटीज। दोस्तों, ये 4 क्लास कवक की कुछ इस प्रकार से विभाजित की गई है, या उसका आधार क्या है वो हम समझेंगे। पहला पॉइंट इसमें अगर देखें तो ये 4 क्लासों को किस आधार पर वर्गीकृत किया है, तो सबसे पहले हम 2 शब्द समझते, एक हाइफी और दूसरा माइसीलियम। माइसीलियम दोस्तों, कवक के शरीर की बात करें तो उन कवक का शरीर कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे कि एक जाल के समान ऐसे अलग अलग नेटवर्क होता है, ऐसा जाल, तो कवक जाल इसको कहते हैं या माइसीलियम कह सकते हैं। तो दोस्तों, इसके माइसीलियम की आकारिकी, इसमें जनन के लिए बनने वाले स्पोर या अन्य इस प्रकार से संरचनाओं के आधार पर कवक को 4 क्लासों में बांटा गया है, लैंगिक, अलैंगिक जनन के प्रकार आदि। तो यहाँ पर हम हाइफी के बारे में अगर जानने की कोशिश करें तो कवक जाल के किसी एक टुकड़े को हम हाइफी कहते हैं, जबकि पूरे जाल को हम माइसीलियम कहते हैं, यानी कि हाइफी मिलकर माइसीलियम बनाते हैं। कवक जाल या माइसीलियम उसको कह सकते हैं। कवक का शरीर, माइसीलियम अर्थात कवक का शरीर या कवक जाल। ठीक है, अब हम आगे और कुछ शब्दों को समझते हैं, जैसे कि माइको। दोस्तों, माइको का मतलब होता, माइको शब्द कवक से संबंधित होता है। कवक, या फिर इसको सामान्य भाषा में हम फफूंद भी कहते हैं या फंजाई। आप इससे समझ सकते हैं कि कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता होगा। माइकोलॉजी मतलब कवक का अध्ययन, माइकोलॉजी मतलब कवक का अध्ययन। और दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर ये सभी क्लासें हैं, एनसीईआरटी में इन सभी क्लासों के बारे में कुछ ना कुछ लक्षण थोड़े बहुत दिए हैं। एक एक करके हम सभी क्लासों को डिस्कस करते हैं, और इसके भी पहले हम कवक के कुछ सामान्य लक्षणों के बारे में चर्चा करेंगे। अधिकांशतः कवक जो होते हैं नम छायादार स्थानों पर देखने को मिलेगा, और कवक प्रकृति में एक अपघटक की भूमिका में रहता है। सामान्यतः मुख्य प्रकृति के मुख्य अपघटक अगर पूछे जाए तो उसमें जवाब आता है जीवाणु तथा कवक। तो कवक प्रकृति में अपघटक की तरह होता है। कवक नम छायादार स्थानों पर देखने को मिलेगा, मतलब थोड़ा डार्क में। और कवक में जो पोषण की बात होती है तो कवक सदैव विषम पोषी होता है। कवक में पोषण की अगर बात करें तो यह सदैव विषम पोषी होता है, अर्थात अपने भोजन के लिए अन्य जीव या फिर किसी मृत भोज्य पदार्थ पर आश्रित रहता है। यदि कवक किसी अन्य जीव पर पोषण के लिए आश्रित है तो उसको परजीवी कहेंगे। यदि वह कवक भोजन के लिए किसी मृत भोज्य पदार्थ, सड़ी गली वस्तुओं पर आश्रित है तो उसे मृतोपजीवी कहते हैं। मृतोपजीवी या सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट और पैरासाइट या परजीवी। तो कवक
पोषण के आधार पर देखें तो मतलब विषमपोषी होता है, अर्थात स्वयं भोजन निर्माण नहीं कर सकता। कवक जाल के रूप में रहता है, सामान्यतः ये सूक्ष्मदर्शी होता है और मतलब सामान्य आंखों से भी देखा जा सकता है कवक जाल। और इसके अलावा कवक में कोशिका भित्ति की अगर बात करें या शरीर संगठन, पहले कोशिका भित्ति देख लेते हैं। तो कवक की कोशिका भित्ति, कवक में कोशिका भित्ति उपस्थित होती तथा यह काइटिन नामक पदार्थ की बनी होती। काइटिन तथा बहुशर्करा या पॉलीसेकेराइड तथा बहुशर्करा या पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। क्या? कवक की कोशिका भित्ति। कवक में और अगर बात की जाए तो कवक विभिन्न प्रकार के रोग भी उत्पन्न करता है, जैसे कि सरसों, एल्बुगो जो एक कवक है, एल्बुगो कैंडिडा, ये सरसों पर रोग करेगा। इसके अलावा जैसे कि पक्सीनिया, यह गेहूं पर रोग करता है। व्हाइट रस्ट ऑफ व्हीट है ना, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, इस तरह से। तो कवक कई प्रकार से रोगकारी होता है। और कवक का अगर महत्व देखें तो कवक जैव नियंत्रक की तरह भी कार्य कर सकता है। एम्स का क्वेश्चन है, एम्स में पूछा गया है, 12th एनसीईआरटी के 12th वाले वॉल्यूम में इसको डिस्कस किया है। कवक जैव नियंत्रक, जैव नियंत्रक भी हो सकता है। बायो कंट्रोलर यानी कि अन्य जीवों को कंट्रोल कर सकता है, जैसे कि उदाहरण में आएगा ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा, ठीक है। कवक रोगकारी भी होता है, रिंगवर्म जैसे कि, है ना, मतलब जैसे कि कवक के कारण स्किन से रिलेटेड डिजीज होती है। ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। और हम क्लासों के आधार पर अलग अलग पॉइंट अगर डिस्कस करें, सबसे पहले देखें फाइकोमाइसिटिस। फाइकोमाइसिटिस के सदस्यों के बारे में बात करें अगर, तो कवक जगत के उदाहरण जो एनसीईआरटी में है वह कुछ इस प्रकार है। आप ऐसे याद रख सकते हो उसको मिस्टर एल्बुगो। अब यहां पर मिस्टर एल्बुगो का मतलब है एम से म्यूकर एक कवक है, दूसरा राइजोपस दूसरा कवक है, और एक और कवक है एल्ब्यूगो, ठीक है। इस प्रकार से फाइकोमाइसिटिस के कवक का उदाहरण पूरा हुआ। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात करें तो फाइकोमाइसिटिस का कवक जाल या फिर इसका माइसीलियम वह एसेप्टेट होता है, उसमें पट या सेगमेंट नहीं होता। कवक जाल पट विहीन होता है, एसेप्टेड होता है। अनुपस्थित। इस बात को कुछ ऐसे समझेंगे हम। मान लीजिए जैसे कि ये कवक जाल है, ये कोशिकाओं के फ्यूजन से बना है और मैंने ये सेप्टा लगा दिए, तो ये सेप्टेड हो गया। और इसमें खास बात देखने को मिलती है कि हर कोशिका अलग अलग दिख रही है, किंतु यदि ये सेप्टा हटा दिए जाए तो इसको कहेंगे कि ये पट्ट या सेप्टा हट गए, तो एसेप्टेड कवक जाल है। और इस कंडीशन में एक विशेष संरचना देखने को मिलती है। एसेप्टेड होने के कारण बहुनाभिकीय अवस्था है, ये एक नाभिक बहुत सारे दिख रहे हैं,
ठीक है, तो एक ही कवक जाल में या माइसीलियम में बहुनाभिकीय, या इसको हम सिनोसिटिक कंडीशन कहते हैं, सिनोसिटिक हाइफी या माइसीलियम कहते हैं। ठीक है, यह पॉइंट यहां पर ध्यान देने लायक होता है। किसमें? फाइकोमाइसिटिस। तो फाइकोमाइसिटिस का कवक जाल जो होता है अपटी होता है तथा इसे हम अशाखित भी कह सकते हैं। और अगर इसमें आगे बात करें दूसरे पॉइंट, लैंगिक अलैंगिक जनन के बारे में बात करें, स्पोर निर्माण द्वारा, जैसे कि जूस्पोर, एप्लेनोस्पोर आदि बनेंगे। जूस्पोर कौन से? जो चलने वाले स्पोर, गतिमान स्पोर होते हैं वो जूस्पोर, और जो अचल होते हैं उनको एप्लेनोस्पोर कहते हैं। दोस्तों, इसमें फाइकोमाइसिटीज में और अगर आप बात करते हो जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, तो जूस्पोर और एप्लेनोस्पोर से होगा, और इनमें ये एंडोजीनियस अंतर्जात रूप से लगे होते हैं। ये कुछ पॉइंट है, आप ये एनसीईआरटी से कवर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास जो है वो है एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज की बात करें अगर, इसको सेक फंजाई भी कहते हैं, थैली की जैसी होती है, इन्हें सेक फंजाई भी कहती है, कहा जाता है। एस्कोमाइसिटीज के सदस्यों की बात करें तो इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण सदस्य। उसके पहले अगर कवक जाल की बात करें तो माइसीलियम, इनका माइसीलियम कैसा होता है? शाखित तथा पटयुक्त होता है, पटयुक्त होता है। ठीक है, ये उससे फाइकोमाइसिटीज से एक मुख्य अंतर है। इनमें लैंगिक जनन के लिए एस्कोस्पोर होते हैं, लैंगिक जनन हेतु एस्कोस्पोर बनते हैं, जबकि इसमें उदाहरण की अगर बात करते हैं, एस्कोमाइसिटीज के एग्जांपल्स में बहुत सारे महत्वपूर्ण उदाहरण है इसके। उदाहरण की अगर बात करें तो एस्कोमाइसिटीज के एग्जांपल्स में जैसे कि एक आता है पेनिसिलियम, पेनिसिलियम जीनस का नाम हो गया, ये एक एस्कोमाइसिटीज की कवक है। एस्परजिलस भी इसी में आता है, एस्परजिलस। उसके अलावा इसके और भी सदस्य है, न्यूरोस्पोरा, इसके अलावा इसमें आएगा ईस्ट, और इसमें देखने को मिलेगा क्लेविसेप्स परपुरिया। क्लेविसेप्स, इस तरह से इसके एग्जाम्पल है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, पेन वाईएससी, पेनिसिलिन बनाने वाला पेनिसिलियम, ए से एस्परजिलस और एन से न्यूरोस्पोरा और वाई से ईस्ट आएगा। ए का मतलब एस्कोमाइसिटीज कंसीडर कर सकते हैं और सी से क्लेविसेप्स। दोस्तों, इन सभी एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स के कुछ ना कुछ महत्व है, जैसे कि यहाँ पर न्यूरोस्पोरा के लिए एक पॉइंट है। न्यूरोस्पोरा, इसे पादप जगत का ड्रोसोफिला भी कहते हैं, इसे पादप जगत का ड्रोसोफिला भी कहा जाता है। और फ्रेंड्स, ईस्ट का महत्व जैसे कि किण्वन द्वारा अल्कोहल निर्माण किया जा सकता है,
शराब उद्योग में किण्वन द्वारा अल्कोहल बनाया जाएगा। ईस्ट का पूरा नाम और है, जैसे कि सैक्रोमाइसिस सेरेविस, ईस्ट को मोल्ड भी कहा जा सकता है। और क्लेविसेप्स एक महत्वपूर्ण विभ्रमकारी पदार्थ देखने को मिलेगा, जिसे हम कहते हैं LSD, लाइसर्जिक एसिड डाइथाइल एमाइड। LSD यह एक कवक से मिलता है जिसे हम कहते हैं क्लेविसेप्स परपुरिया। दोस्तों, इस क्लेविसेप्स परपुरिया से जो पदार्थ मिलता है, इसका काम है हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट, ये विभ्रमकारी होता है। तो कवक का अलग अलग स्तर पर बहुत ज्यादा महत्व है, इसको आप अलग अलग चैप्टर में ध्यान देकर कवक से रिलेटेड पॉइंट कवर कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर में कई सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट इन बातों पर पूछे हुए हैं। आइए और आगे हम समझते हैं कवक के बारे में। एस्कोमाइसिटीज के अलावा इसमें और भी दिए हैं, मॉरेल्स, ट्रफल वगैरह खाने योग्य सुस्वादु भोजन, ऐसा कुछ लिखा है एनसीईआरटी में। नेक्स्ट, अब हम अगली क्लास इस कवक की देखते हैं, वह है बेसिडियोमाइसिटीज। तीसरी क्लास इसमें रहेगी बेसिडियोमाइसिटीज। दोस्तों, बेसिडियोमाइसिटीज के सदस्यों के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और खासकर यहाँ पर हम पहले इन दोनों में जो कॉमन बात है उसको डिस्कस कर लेते हैं, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में। जब यहाँ जनन की बात आती है तो मान लीजिए यह एक हाइफी है, ये दूसरा है, ये दोनों आपस में फ्यूज होते हैं, जिसको हम कहते हैं इसको कैरियोगेमी नहीं कहेंगे, इसको हम कह सकते हैं प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी होता है, पूरी दो सेल आपस में जुड़ जाती है, किंतु यहां पर कैरियोगेमी नहीं होता है। ये जो नाभिक है, यह नाभिक अलग नहीं हो पाता, जैसे कि ये N, तो अभी भी ये दोनों N यहां पर है। तो यह अवस्था क्या कही जाती है, इसको कहते हैं डाइकैरियन अवस्था, जो किसमें देखने को मिलती है, एस्कोमाइसिटीज तथा बेसिडियोमाइसिटीज। अब इसमें यह कुछ समय पश्चात ये दोनों जुड़ जाते हैं, जिसको हम कैरियोगेमी कहते हैं। फिर यहाँ पर ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो जाते हैं, N और N2A। तो ऐसा कहेंगे कि दो अगुणित हाइफी प्लाज्मोगेमी द्वारा जुड़ते हैं और कुछ समय पश्चात कैरियोगेमी होती है और फिर द्विगुणित अवस्था प्राप्त करते हैं। किंतु यदि प्लाज्मोगेमी व कैरियोगेमी के बीच में अंतराल होता है तो उस समय कोशिका तो जुड़ जाती है, किंतु उसके अंदर का नाभिक नहीं जुड़ता है। तो ऐसी अवस्था को हम डाइकैरियोटिक या डाइकैरियन स्टेज कहते हैं। डाइकैरियन या डाइकैरियोटिक स्टेज कहेंगे इसको, ठीक है। और यह अवस्था किन में देखने को मिलती है, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। एनसीईआरटी में ये पॉइंट भी डिस्कस किया गया है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आइए दोस्तों, वापस से हम बेसिडियोमाइसिटीज को कंटिन्यू करते हैं। अब बेसिडियोमाइसिटीज के सदस्यों की अगर बात करें तो इसमें इसका एक सदस्य है एगेरिकस, ठीक। इसके अलावा इसमें पक्सिनिया भी आता है। इसके अलावा पक्सिनिया से जो रोग होता है और जो पाउडर बनता है उसको स्मट कहते हैं। और एक और होगा ऑस्टिलेगो। इसके रोग के कारण जो स्थिति बनेगी उसको रस्ट कहते हैं।
पाउडर की फॉर्म है। यहाँ पर एगेरिकस को मशरूम कहा जाता है, मशरूम, एगेरिकस को मशरूम बोला जाएगा। कुछ मशरूम भोज्य पदार्थ के रूप में खाए भी जाते हैं। दोस्तों बेसिडियोमाइसिटीज में ये जो उदाहरण है इनको ध्यान रखा जा सकता है। बेसिडियोमाइसिटीज के कवक जाल की बात करें तो यह भी सेप्टेड होता है, यानी कि इसमें भी बहुनाभिकीय अवस्था देखने को नहीं मिलती है। एस्कोमाइसिटीज में भी बहुनाभिकीय अवस्था देखने को नहीं मिलेगी, केवल फाइकोमाइसिटीज में बहुनाभिकीय अवस्था देखने को मिलती है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इसके आगे ड्यूटेरोमाइसिटीज। अच्छा, उसके पहले आप जैसे कि ध्यान दे सकते हैं, एस्कोमाइसिटीज में एस्कोस्पोर लैंगिक जनन के लिए बनता है, बेसिडियोमाइसिटीज में बेसिडियोस्पोर, तो कुछ खास पॉइंट नहीं है, जैसा नाम है वैसे स्पोर। अब अगली क्लास इसमें है उस फोर्थ क्लास जिसको अपूर्ण कवक भी कहा गया है, उसका नाम है ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज दोस्तों, इसमें सबसे पहले आप ये ध्यान दें DACT, इसके एग्जाम्पल सारे कवर होते हैं इसमें। ड्यूटेरो में हम देख रहे हैं T आ रहा है और इसके सभी एग्जाम्पल में भी T आ रहा है, इस निमोनिक में भी T आ रहा है। D का मतलब ड्यूटेरो, A से अल्टरनेरिया, ये एग्जाम्पल है। C से कोलेटोट्राइकम, स्पेलिंग जब लिखते हैं तो C से शुरू होगी। और T से ट्राइकोडर्मा, डर्मेटोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन एंड ट्राइकोडर्मा, 3 कवक के जीनस के नाम रोग वाले चैप्टर में लिखे हैं। ठीक है, इस तरह से अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा ड्यूटेरोमाइसिटीज के सदस्य है। ड्यूटेरोमाइसिटीज को अपूर्ण कवक भी कहा गया है, इसे अपूर्ण कवक भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि इनमें केवल लैंगिक जनन होता है, इनमें केवल अलैंगिक जनन ही होता है। खास बात यह है कि यदि इनके किसी सदस्य में लैंगिक जनन की खोज होती है तो उन सदस्यों को हम किसी और क्लास जैसे कि एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज में लक्षण के आधार पर उसमें रख सकते हैं, पर ड्यूटेरोमाइसिटीज के किसी भी सदस्य को फाइको में नहीं रखते। क्यों? क्योंकि फाइकोमाइसिटीज का कवक जाल जो होता है वह मतलब एसेप्टेड रहेगा, बहुनाभिकीय अवस्था रहेगी फाइको में, जबकि एस्कोबेसिडियो में ड्यूटेरो के समान ही रहेगी। तो ड्यूटेरोमाइसिटीज को अपूर्ण कवक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें केवल अलैंगिक जनन है। और मान लो किसी सदस्य में लैंगिक जनन की खोज होती है तो फिर उसको इस ड्यूटेरोमाइसिटीज क्लास से हटाकर एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज में रख दिया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से कवक जगत के बारे में बातें हैं। फिर से एक बार सारे पॉइंट रिकॉल कर लेते हैं। कवक जगत के सदस्य जो होते हैं उनमें पोषण कैसा होता है? विषमपोषी होते हैं। अच्छा, कवक जगत का शरीर किस प्रकार का बना होता है? कवक जगत के जीवों का शरीर बहुकोशिकीय की अवस्था देखने को मिलती है, मल्टी सेलुलर, बहुकोशिकीय। तो एक कोशिकीय शरीर वाले जीव कौन कौन हो सकते हैं? या तो वह मोनेरा जगत के होंगे या प्रोटिस्टा जगत के। तो कवक जगत के जीवों का शरीर कैसा होता है? इनका शरीर बहुकोशिकीय होता है, बहुकोशिकीय, मल्टी सेलुलर बॉडी होती है ना। लूज टिश्यू प्रेजेंट ऐसा कह सकते हैं हम, मतलब एग्जैक्ट टिश्यू ऊतक या अंग स्तर पर नहीं होता है, यानी कि इनमें कोई भी संवहन, ऊतक, जड़, तना, पत्ती ऐसा कुछ भी कोई भी संरचना नहीं होती है। कवक जगत के जीवों में
मतलब कोशिका भित्ति तो होती है किंतु वो सेल्यूलोजिक नहीं होती है, अर्थात इनकी कोशिका भित्ति पादप से भिन्न होती है। इनकी कोशिका भित्ति नॉन सेल्यूलोजिक मतलब सेल्यूलोज से नहीं बनी है, किसी और पदार्थ से बनी है, जिसको हमने क्या कहा, काइटिन कहा। दोस्तों और अगर बात करें तो कवक जगत के जीव जो होते हैं मतलब सहजीवी रूप में भी रह सकते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं साइकस और पाइनस, दो पौधे हैं साइकस एवं पाइनस। इसको आगे और डिस्कस करने वाले हम अगले चैप्टर में। फिलहाल यहाँ पर देखें तो पाइनस जो होता है, पाइनस पौधा है एक जिम्नोस्पर्म, यह कवक के साथ माइकोराइजा रूट बनाता है, माइकोराइजा रूट बनाता है। ठीक, और भी बात करें अगर तो कवक खुद शैवाल के साथ मिलकर क्या बनाता है, लाइकेन बनाता है। ठीक है, लाइकेन क्या है, कवक व शैवाल का सहजीवी रूप है। इसमें कवक वाले भाग को क्या कहते हैं, माइकोवायोट। ठीक है, जबकि इसको फाइकोवायोट कहते हैं। तो माइकोवायोट किससे संबंधित है, कवक से, इसलिए ऐसा कहते हैं। और अगर बात करें लाइकेन के बारे में तो लाइकेन क्या है, प्रदूषण, ये पॉइंट डिस्कस हो चुका है, प्रदूषण के, लाइकेन प्रदूषण का सूचक है, यानी कि जहां प्रदूषण होता है वहां लाइकेन नहीं होता है, मुख्यतः SO2 गैस प्रदूषण का सूचक होगा। ठीक है, इस प्रकार से कवक के बारे में बहुत सारे पॉइंट है। कवक को आकारिकी, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन की विधि आदि के आधार पर कुल 4 क्लासों में बांटा गया है। सबसे पहली क्लास है फाइकोमाइसिटिस, दूसरी एस्कोमाइसिटिस, तीसरी क्लास इसकी है बेसिडी और लास्ट है ड्यूटेरोमाइसिटिस। इनमें से ड्यूटेरोमाइसिटिस को दोस्तों हम क्या कहेंगे, अपूर्ण कवक कहेंगे। क्यों कहेंगे अपूर्ण कवक, क्योंकि उनमें लैंगिक जनन नहीं पाया जाता, केवल अलैंगिक जनन द्वारा ही मतलब उनमें अलैंगिक जनन विधि से ही मतलब वो संख्या बढ़ा सकते हैं। यदि ड्यूटेरोमाइसिटिस के किसी सदस्य में लैंगिक जनन की खोज होती है तो उसको फिर एस्कोमाइसिटिस या फिर बेसिडियोमाइसिटिस में रख सकते हैं। फ्रेंड्स, फाइकोमाइसिटिस का एसेप्टेड शरीर होता है। उदाहरण की बात करें तो म्यूकर, मिस्टर एल्ब्यूगो से याद कर सकते हैं, म्यूकर, राइजोपस और एल्ब्यूगो, ये 3 किसके सदस्य है, फाइको के। एस्कोमाइसिटिस में पेन, वाईएससी, P4 पेनिसिलियम, ए से एस्परजिलस कह सकते हैं, और एन से पीएन, एन से क्या आएगा, न्यूरोस्पोरा, वाई से ईस्ट आएगा, ए से एस्कोमाइसिटिस ध्यान, और सी से क्लेविसेस पर्पुलिया। बेसिडियो में पक्सिनिया, अस्ट्रिलोगो आ सकते हैं, और इसमें एक एगेरिकस आएगा। दोस्तों एक पॉइंट और बताता, इसके ड्यूटेरोमाइसिटिस की बात करेंगे तो DACT, ड्यूटेरोमाइसिटिस के मेंबर है अल्टरनेरिया, कोलेट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। और आपसे एक पॉइंट और डिस्कस करता हूं, मिलते जुलते शब्द है, उनमें आपको अंतर ध्यान होना चाहिए, समान शब्द। जैसे कि एक शब्द बोला मैंने एस्कोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस नहीं बोलना चाह रहा मैं, एस्परजिलस, हिंदी में लिख लेते हैं एस्परजिलस। ठीक है, एक शब्द लिख रहा हूं मैं एगेरिकस, और एक शब्द और है एस्पेरेगस। ठीक है, तो दोस्तों ये नाम समान है, सभी सिमिलर है, पर अलग अलग चीजें हैं। एस्पेरेगस जो है वो एस्कोमाइसिटिस का सदस्य है, जबकि एगेरिकस ये मशरूम यानी कि बेसिडियोमाइसिटिस का सदस्य है, और यह लिलिएसी कुल का सदस्य है। ठीक है, इसलिए नाम समान है किंतु आपको ध्यान रखना है कि ये अलग अलग चीजें हैं। ओके फ्रेंड्स, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।